तो कैसे हो बच्चों? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, ज़बरदस्त हो गए। होली बढ़िया रही होगी सबकी। ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि होली अच्छी रही होगी। तो जैसा मैंने तुम लोगों को बताया था कि विजुअल आर्ट का जो सिलेबस था वो मैं तुम लोगों का करा रहा था। तो विजुअल आर्ट की जो क्लास 1 है और क्लास 2 है। क्लास 1 पार्ट 1 इसका और पार्ट 2 जो है इसका, ये चैनल पे है। आप चाहो चैनल से जा कर के इसको देख लेते हो। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं विजुअल आर्ट का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं तुम लोगों को और भी बता देना चाहता हूँ कि हम जो है एक ई बुक भी प्रिपेयर कर रहे हैं तुम लोगों के लिए विजुअल आर्ट से रिलेटेड। उस पर विजुअल आर्ट एंड योगा दोनों चीज़ें होंगी। जैसे ये ई बुक आपको दिख रही होगी ना, तो इसमें विजुअल आर्ट एंड योगा दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी। और इसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो ये है कि इसमें तुम लोगों को देखो क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। ये जैसे प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में गुरुकुल के से क्या तात्पर्य है, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की क्या परिभाषा है, और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के 3 प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं। इस तरीके से ये शॉर्ट आंसर और इसी में डिस्क्रिप्टिव और इसके आंसर भी हैं। ये उत्तर जो दिखे हुए हैं ये उसके हमने आंसर्स भी लिख दिए हैं इसी में। और जो लॉन्ग आंसर हैं, निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर, प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में योग की शिक्षा को आधार क्यों माना जाता है, इस तरीके से मैंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी पाँच पाँच दिए हैं एक टॉपिक के। तो हो सकता है 20 क्वेश्चन तुमको डिस्क्रिप्टिव, 20 क्वेश्चन शॉर्ट योग के मिलेंगे, 20 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव, 20 क्वेश्चन शॉर्ट तुम लोगों को विजुअल आर्ट के मिल जाएंगे। उसके बाद में जो इसकी ग्लॉसरी है या शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी जो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको डिस्क्रिप्टिव में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। कि कर्म योग क्या होता है, निस्वार्थ सेवा और दैनिक कार्यों के माध्यम से किया जाने वाला योग जो विनम्रता सिखाता है। कि कर्म योग के लिए हमको पंथी वीर के बैठना नहीं है, हमको अनुलोम विलोम नहीं करना है। तो इस तरीके से। और ये जो मैं ई बुक बना रहा हूँ ये हिंदी और इंग्लिश दोनों सब मतलब दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग बनाऊँगा। क्योंकि एक में अगर मैं बाइलिंगुअल बनाता हूँ तो उसमें दिक्कत ये हो जाएगी कि उसमें पेजेस फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और पढ़ने में दिक्कत आएगी। कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि बाइलिंगुअल में दिक्कत आ जाती है पढ़ने में। तो मुझे काफ़ी सारा फिर अलग अलग बच्चे को उसमें पेजेस ज़्यादा होंगे ना, तो मैं सिंगल सिंगल हिंदी और इंग्लिश दोनों की बना दूंगा। अब एक चीज़ मुझे तुम लोग ये बताओ कि क्या मुझे ई बुक जो है वो फ्री में दे देनी चाहिए या ई बुक के लिए कुछ एक नॉमिनल प्राइस रख देना चाहिए। जैसे कोई भी नॉमिनल प्राइस 25 से 40 रुपए के बीच में। क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करनी पड़ी है और मैं फ्री में इसलिए नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि ये मैं खुद नहीं बना रहा हूँ, एक बच्चा है वो बना रहा है, उससे मैंने कहा था वो उससे मैं बनवा रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि फ्री में अगर मैं सबको दे दूंगा तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पढ़े, लेकिन अगर थोड़ा सा रुपया पड़ जाता है तो वो पढ़ता है, मतलब ये चीज़ एक रहती है। तो ये चीज़ आप बताइएगा कमेंट में कि आपको किस लैंग्वेज की चाहिए और प्राइस इसका कितना होना चाहिए। मतलब एक रेंज दे देना मुझे बिटवीन जो भी तुम लोगों को सही लग रहा हो। ठीक है, बाकी ये वही होगी लगभग 40 से 50 पेज के आसपास की, क्योंकि इसमें मैं एकदम कंसाइज करके एनसीईआरटी का पूरा आपको इसी ई बुक में दे दूंगा। चलो तो फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कलर मिक्सिंग पढ़ेंगे कि कलर का मिक्सिंग क्या होती है, और कलर्ड पेंसिल्स का जो टेक्सचर बनता है वो किस तरीके से होता है, और स्टिल लाइफ क्या होती है। बहुत ज़्यादा स्टिल लाइफ आर्ट को या स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट को बच्चे मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं कि स्टिल लाइफ आर्ट क्या होती है। और हाँ, ये मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चों को सच में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और फिलहाल ये वाली तो और मेरी हिंदी में पीपीटी बनी हुई है, लेकिन इससे आगे की मेरी जो भी क्लासेस आएंगी वो बाइलिंगुअल आएंगी। बाइलिंगुअल आएंगी और उसमें मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में। चलो, तो स्टिल लाइफ है क्या। स्टिल लाइफ वो होता है जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जिसमें लाइफ नहीं होती है। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें लाइफ नहीं होती है वो हमारे स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे कमरे के अंदर का जो सेटअप होता है, जो इंडोर सेटअप होता है, वो हमारा क्या होता है, स्टिल लाइफ होता है। जिसमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे फल है, बर्तन है, किताबें हैं, आर्टिफिशियल लाइट है, इसमें आर्टिस्ट का पूरा कंट्रोल रहता है, इसको स्टिल लाइफ बोलते हैं। लैंडस्केप क्या होता है, ये हमारा नेचुरल होता है, इसको हम लोग नेचुरल आर्ट बोलते हैं। व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा क्या हो जाता है, नेचुरल ऑब्जेक्ट हो जाता है या नेचुरल आर्ट होती है। फिर सीखने के मुख्य कदम 3 होते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन होता है,
कि जब बच्चे को हमें खुद भी सीखना है या बच्चे को भी कुछ सिखाना है तो पहले हमें बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल जो है डेवलप करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पर हम बच्चे से ये कह सकते हैं कि आप डिटेल्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि डिटेलिंग कितनी होती है। उसके बाद में जो स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग होती है, स्थानिक समझ, वो क्या होती है कि जैसे कोई भी चीज़ है, अगर बाल्टी है तो वो बाल्टी के शेप में होनी चाहिए, बाल्टी जो है वो कप ना बन जाए, है ना। तो इसलिए हमको उसका समझना चाहिए कि अगर हम इसको साइड वाइज देखेंगे तो कप हमारा ऐसे दिखाई देगा, ऊपर से देखेंगे जो इसका तो कप हमारा ऐसे दिखाई देगा। ये हमारा साइड व्यू हो गया, ये हमारा अपर व्यू हो गया। तो ये हमको बच्चों को समझाना होता है कि किसी भी चीज़ को, क्योंकि ये 3D इमेजेस होती है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा 3D होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो कैसा होता है, 3D होता है। लेकिन जब हम पेपर पे उसको ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हमें 2D ड्रॉ करना होता है। तो जब 3D कप को 2D पेपर पर बनता है तो उसका दिमाग एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैथ सॉल्व कर रहा होता है कि 3D को किस तरीके से कंपोज हम करने, कंपोजिशन वाली बात होती है। तो 3D टू 2D कैसे कंपोजिशन होता है, ठीक है। द गोल्डन रूल क्या है, जो दिख रहा है वो बनाओ, ड्रॉ व्हाट यू सी, ठीक है। इमेजिनेशन क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमेजिनेशन के लिए एक बेस चाहिए होता है कि जब तक कि आपने अगर कभी भी जीवन में सेब नहीं देखा है तो आप सेब नहीं बना सकते, है ना। कि हम क्लास में बच्चे से कहें कि आज हम हाथी बनाएंगे, लेकिन बहुत अगर किसी बच्चे ने हाथी जीवन में देखा ही नहीं है, हाथी की पिक्चर भी नहीं देखी है, तो वो हाथी नहीं बना पाएगा ना। तो इमेजिनेशन के लिए हमको एक बेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर बेस नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा टोटली इल्यूज़न हो जाएगा। टोटली क्या हो जाएगा, इल्यूज़न हो जाएगा। आप लोगों को भी अगर आपने जीवन में कभी हाथी नहीं देखा है तो, और मैं आपको बताऊं कि हाथी जो है एक बड़ा सा जानवर होता है, 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है और आगे एक उसकी सूंड होती है, 2 बड़े से कान होते हैं और 2 बड़े से दांत होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हाथी जैसा होता है आप वैसा ही बनाए, हो सकता है आप हाथी इस तरीके से बना दें कि उसके 4 छोटे छोटे पैर और उसकी पूंछ डायनासोर के जैसी हो जाए और ये ऐसे हो जाए और फिर इसके आगे भी सूंड हो जाए, है ना। इस तरीके से भी हाथी बना दें और कान बड़े बड़े होते हैं तो बड़े बड़े 2 कान बन जाए। तो जब तक आपने किसी चीज़ को देखा नहीं है, विदाउट बेस इमेजिनेशन इज ओनली इल्यूजन, ठीक है। तो जो दिख रहा है वो बनाओ, ड्रॉ व्हाट यू सी। सबसे पहले हमें बच्चों को ये चीज़ बतानी है। दूसरा चीज़ क्या होता है, ये क्यों बताना है, क्योंकि बच्चों को रियलिटी को एक्यूरेटली नापना सिखाता है ये चीज़। अगर बच्चे ने सेब पहले कभी देखा है तो हम बच्चे को इमेजिनेशन करा सकते हैं सेब की। हम बच्चे से बोल सकते हैं आंखें बंद करो और सोचो सेब देखा तुमने। और ये मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी बताया था कि इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले शेप डिफ़ाइन करते हैं। शेप कैसे डिफ़ाइन करते हैं, जैसे ये सेब है तो हमें ये देखना है कि सेब में शेप कौन सी होती है। तो सेब में सर्कल होता है, सेब में क्या होता है, सर्कल होता है। तो हम सर्कल बनाएंगे, एक ऊपर ऐसे सर्कल बनाएंगे, ठीक है, फिर इस तरीके से एक सर्कल बनाएंगे, फिर हम इनको मिटा देंगे लाइंस को, तो ये हमारा सेब बन जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ट्रेसिंग भी बोलते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ओवरलैपिंग और ट्रेसिंग के बीच का जो डिफरेंस है ये भी मैंने इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों को बताया था, उस क्लास को भी देख लेना। बिना सही प्रपोर्शन के इमेजिनेशन हवा में तैरती है। ये चीज़ें याद रखने वाली बात ये है, क्योंकि समझ तो गए ही हो ना कि इमेजिनेशन विदाउट बेस इज़ नथिंग, ठीक है। तो बिना प्रपोर्शन के इमेजिनेशन हवा में तैरती है, ये लाइन मैंने इसलिए ऐड की है क्योंकि ये लाइन आप डिस्क्रिप्टिव में अपने ऐड कर सकते हैं, है ना। ये लाइन आप डिस्क्रिप्टिव में ऐड कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बेसिक आकार और बनावट। तो आकार और बनावट क्या होते हैं, आकार ये होते हैं, ये शेप्स होती हैं, गोला हुआ, शंकु हुआ, घन हुआ, ये हमारी क्या है, ये हमारी शेप्स है, SHAPES, ये शेप्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट की बेसिक शेप पहचानो। जैसे हमने अभी सेब में बताया था ना कि सेब क्या होता है, गोल होता है। तो हम सेब को ऊपर से ऐसे कर दें, सेब को ऊपर से हम हल्का सा ऐसे कर दें और ये इसका ये बना दें, तो ये हमारा सेब जैसा बन जाएगा, ठीक है। नीचे से शेप थोड़ा सा पतला होता है तो हम इसको हल्का सा पतला कर दें। तो जो बेसिक शेप होती है किसी भी चीज़ की वो आइडेंटिफाई करना हमारा फर्स्ट प्रियोरिटी होता है कि हम बेसिक शेप को आइडेंटिफाई कर पाएँ, ठीक। ये शेप्स होती है जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। फिर टेक्सचर की बात करते हैं। टेक्सचर 2 तरीके की होती है, जो सरफेस है या तो स्मूथ होगी या तो रफ़ होगी। जब हम स्मूथ सरफेस बना रहे होते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है स्मूथ सरफेस से, इसीलिए वो स्मूथ होती है। रफ़ सरफेस क्या होती है, ये इससे लाइट का कोई भी रिफ्लेक्शन जो है वो हमारा यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन नहीं होता है। मतलब स्मूथ सरफेस पे क्या होता है कि सारी की सारी लाइट सेम उससे आएगी और सेम उससे जाएगी।
लेकिन रफ सरफेस का क्या होता है कि लाइट को इधर से उधर चारों तरफ बिखेर देता है, तो इसलिए ये हमको चमकदार नहीं दिखाई देती है। ठीक है, आगे क्या है। हाँ, सबसे पहले हमको सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना सिखाना है बच्चे को, और उसके बाद में हमें उसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाना सिखाना है। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो, कि हमको नहीं पता है कि सेब के पीछे अगर कोई दूसरा फल रखा हुआ है तो उसका उस फल का कितना भाग हमको बाहर दिखाई देगा, है ना, या कितना भाग हमको सेब के आगे अगर हमें संतरा रखना है तो हमें संतरा कितना बड़ा बनाना है, हो सकता है इतना बड़ा संतरा बना दे बच्चा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सिंगल ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस करानी होती है, और उसके बाद में हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे जाना होता है। सीधे ग्रुप ऑब्जेक्ट देने से बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, पहले एक चीज़ पर फोकस करें, फिर धीरे धीरे ग्रुप पर आए। ठीक, ये वही चीज़ है, डिस्क्रिप्टिव के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए थे जिनको आप देख लेना। और हाँ, इसकी पीडीएफ जो है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ पीपीटी, ये ऐसे ही कलर्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम, और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने जितनी क्लासेस ली हैं उन सारी क्लासेस की पीपीटी भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। फिर आता है प्रपोर्शन या रेशियो। इसके बारे में क्या होता है कि यहाँ पे देखना है कि अगर हमारे पास में मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं तो उनका जो रेशियो है वो क्या होगा। जैसे ये जग है, ये ग्लास है, ये रेशियो तो सही है, लेकिन यहाँ पे बच्चे ने ये ग्लास बना दिया, ये जग बना दिया। दोनों दोनों अच्छे लग रहे हैं देखने में, जग भी सुंदर बना है, ग्लास भी सुंदर बनी है, लेकिन यहाँ पे गलत क्या हो गया, प्रपोर्शन गलत हो गया। ठीक है, तो हमको प्रपोर्शन भी ध्यान रख के चलना है। तो आर्ट में अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने शेप देखा, टेक्सचर देखा, प्रपोर्शन देखा, है ना। भाई शेप देख लिया कि बेसिक शेप क्या है। जैसे जग की बात करें तो जग में हमको नीचे एक गोला दिखाई दे रहा है और ऊपर हमको एक सिलेंड्रिकल दिखाई दे रहा है। ग्लास में हमको सिलेंड्रिकल ही शेप दिखाई दे रहा है, तो ये बेसिक शेप होता है। टेक्सचर क्या है, देखो ग्लास स्मूथ सरफेस की है, लेकिन जग जो है, मग जो बना हुआ है, इसकी सरफेस हल्की सी रफ है, इसीलिए ये शाइन नहीं कर रही है। ठीक है, जग बड़ा है तो ड्राइंग में भी जग बड़ा ही दिखना चाहिए। कि क्योंकि बहुत बार बच्चा ऐसा करता है कि पोर्ट्रेट बना रहा होता है और जितना बड़ा पहाड़ बनाता है उतना ही बड़ा आदमी भी बना देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोपोर्शन गलत हो जाता है। ड्राइंग तो सही होती, प्रोपोर्शन गलत हो जाता है। या फिर पहाड़ बहुत बड़ा बना दिया, उसमें से नदी पतली सी निकाल दी, या नदी बहुत चौड़ी कर दी, या जब पहाड़ बनाया, पहाड़ के पास में जब उसको झोपड़ी बनाने के लिए कहा गया तो उसने झोपड़ी पहाड़ से बराबर बराबर बना दी, तो वहाँ पे प्रोपोर्शन गलत हो जाता है। ठीक है, फिर मापन। हम मापन के जो मेज़रमेंट होता है उसके हमारे पास में दो मेथड होते हैं। एक तो हमारा कंपैरिजन मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि हम स्केल का यूज़ कर लेते हैं या तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने स्केल से नाप लिया, ठीक है, और उतनी ही नाप का हमने लाइन खींच दी, तो ये हमारा होता है कंपैरिजन मेथड। यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे होते हैं दो चीज़ों को, स्केल से कंपेयर कर रहे हैं हम बुक की लेंथ को या ब्रेथ को। दूसरा विजुअल मेजरमेंट होता है, ये 2D के लिए होता है, जब हमारे पास में कोई भी वो नहीं होता, कोई भी टूल नहीं होता है, तब हम विजुअल मेजरमेंट करते हैं। जैसे एक आंख बंद करने से आपको दुनिया 2D दिखाई देती है। ठीक है, हाथ सीधा रखना, डिस्टेंस फिक्स होता है, क्योंकि आपकी हाथ की जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स होती है। जैसे आपने इस तरीके से हाथ किया तो आप अपने अंगूठे की टॉप को देखेंगे, तो आप किसी पेड़ की जड़ को अगर आप अंगूठे की टॉप से देख रहे हैं तो वो डिस्टेंस फिक्स होती है। ये डिस्टेंस कैसे निकलती है, ये पाइथागोरस प्रमेय से निकलती है। ये मैं हो सकता है अगली क्लास में तुम लोगों को थोड़ा सा और डीप बता दूँ, क्योंकि अभी विजुअल आर्ट की 1-2 क्लासेस और आनी है, और फिर लास्ट वाली जो क्लास होगी उसमें मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव ही करा दूंगा। ठीक है, ये है स्केचिंग हैक्स। कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाना, बेसिक लाइन हमेशा लाइट पेंसिल से खींचो, भारी ऑब्जेक्ट को ज्योमेट्रिकल शेप्स में तोड़ दो। जैसे मैंने अभी इससे पहले भी बताया ना कि सेब में हमको शेप कौन सा दिख रहा है, गोल दिख रहा है। जग में मैंने बताया था कि गोल दिख रहा है, उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है तो जग बन गया। वैसे सुराही है, मुझे एक सिलेंड्रिकल शेप दिखा, मतलब इसको बेलनाकार शेप दिखा, एक गोला दिखा, तो ये नीचे गोला हो गया और ऊपर ये बेलनाकार शेप हो गया, है ना। तो बेसिक शेप में तोड़ करके ड्राइंग को बनाओ तो इसमें गलतियाँ कम हो जाती हैं। बॉटल बनाना है, ऊपर एक सिलेंडर सोचिए, नीचे एक स्फीयर, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक, सही है। फिर आगे का है प्रकाश और छाया का जादू। पेपर पर 3D इफेक्ट कैसे आता है? पेपर पर 3D इफेक्ट आता है शैडो से। ठीक है, शैडो से। और मैंने कल 3 चीज़ें बताई थी, एक शैडो होता है, एक टिंट होता है, और एक और चीज़ मैंने बताई थी, बताओ वो मैंने क्या बताया था। ठीक, लाइट सोर्स अगर यहाँ पे है तो हमारी जो शैडो बनेगी वो पीछे साइड में बनेगी। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात होती है।
ठीक है, हम ब्रेन लाइट और शेडो को डिकोड करने के लिए प्रोग्राम, हमारा ब्रेन, हाँ ब्रेन जो है वो इस चीज़ के लिए प्रोग्राम्ड होता है कि लाइट सोर्स किधर से है और शेडो किधर से है, क्योंकि हम घर में भी जब किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो जिधर का ऑब्जेक्ट हमारा चमकदार होता है इसका मतलब उस पर लाइट पड़ रही है, और जिधर शेडो पड़ रही होती है वो हमारा बैक साइड होता है, वहाँ पे कोई लाइट सोर्स नहीं होता है। अभी शेडो कितनी प्रकार टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ शेडोज़ भी मैं बता दूंगा इसी में आगे, इसी पीपीटी में शायद आगे है कि टाइप्स ऑफ शेडो क्या क्या होते हैं। लाइट सोर्स हमेशा एक ही डायरेक्शन से आना चाहिए, अगर लाइट राइट से है तो पास वाले ऑब्जेक्ट पर लेफ्ट से नहीं आ सकती। हाँ, अगर हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट को हमें ड्राइंग बनानी है, तो ये नहीं है कि हमने जैसे ये क्यूब बनाया है तो उसमें लेफ्ट से राइट लाइट आ रही है, और यहाँ पे अगर हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्यूबॉइड बनाते हैं तो हम क्यूबॉइड में इधर से वो कर दें, तो फिर हमें अगर लाइट सोर्स के इधर है तो ये राइट पे आ रही है, तो हम इधर से जो है सरफेस को चमकदार बनाएंगे और शेडो किधर बनाएंगे, इधर साइड में शेडो बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। शेडो तीन टाइप की होती है, एक जो होती है कोर शेडो होती है। कोर शेडो ये वाला पार्ट है जो ऑब्जेक्ट का ही पार्ट होता है, ऑब्जेक्ट का ही एक ऐसा पार्ट जिस पे लाइट नहीं पहुंच रही है, उसको हम लोग कोर शेडो बोलते हैं। स्वच्छ छाया, जहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं पहुंचती, सबसे डार्क पार्ट जो गोलाई देता है, ठीक, ये वाला आ गया। फिर जो कास्ट शेडो होती है ये ज़मीन पे पड़ती है। कास्ट शेडो किस पे पड़ती है, ज़मीन पे पड़ती है। अगर ये शेडो ना होती तो हमको ये हवा में तैरता हुआ शेप दिखाई देता है। ये वाला शेडो क्या होती है, ये कास्ट शेडो होती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, डिस्क्रिप्टिव में अगर लिखने को आ गया तो यहीं से नंबर मिलेंगे कि अगर आपने लिख दिया कि कोर शेडो क्या होती है, कोर शेडो ऑब्जेक्ट की शेडो होती है, ऑब्जेक्ट के उस पार्ट को कोर शेडो बोला जाता है जहाँ पर लाइट सोर्स नहीं पहुँच रहा है। और कास्ट शेडो क्या होती है, ये ज़मीन का वो हिस्सा होता है जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पा रहा है, और ये क्यों होती है, ऑब्जेक्ट को हवा में तैरने से रोकती है। फिर जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो क्या होता है, वो इसी शेडो का ये नीचे, इसी ऑब्जेक्ट का निचला भाग होता है जहाँ पे ज़मीन से या जो भी हमने नीचे सरफेस लगा रखी है, लाइट आती है इस सरफेस से टकराती है और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाइट पहुँचती है। थोड़ी थोड़ी लाइट पहुँचती है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में सामने से लाइट नहीं पड़ रही तो हमें उसका पिछला भाग बिल्कुल ब्लैक दिखाई दे, नहीं दिखाई देता है, उसका कुछ तो दिखाई देता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं। ठीक, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको चाहिएगा तो अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा क्योंकि डिस्क्रिप्टिव लिखने के काम आएंगे। फिर हम कंपोजिशन रूल्स क्या होते हैं, कंपोजिशन रूल में जो सबसे पहला रूल हमारा होता है वो होता है फोकस पॉइंट। कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उसमें कोई एक पॉइंट होगा जिस पे हमें फोकस करना है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट सबसे पहले नज़र आएगा, जो हमारी आंखों का जो कंपोजिशन होता है, मेरे हम लोगों की आई कंपोजिशन जो होता है, ऐसे आपने ग्रिड सिस्टम पढ़ा होगा, जो जब हम फोटोग्राफी कर रहे होते हैं तो उसमें ग्रिड सिस्टम होता है, तो किस ग्रिड में हमको ऑब्जेक्ट रखना है जहाँ पे हमारा फोकस ज़्यादा जाए। ठीक, सेंटर में होना जरूरी नहीं है वरना ड्राइंग बोरिंग हो जाएगी, है ना। जरूरी नहीं है कि फोकस पॉइंट सेंटर में, यही मैंने ग्रिड सिस्टम में आपको बताया ना कि ग्रिड पॉइंट में हमको ये देखना होता है कि हमें कि कौन सी ग्रिड कहाँ पे लगानी है। ठीक है, दूसरा होता है जो हमारा कंपोजिशन का ही दूसरा जो चीज़ होती है वो होती है बैलेंस। बैलेंस बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये तराजू है, अगर इसमें इस साइड में ये ना रखा होता तो ये आर्ट थोड़ा सा इम्बैलेंस दिखाई देती कि एक साइड में ही सारी की सारी ड्राइंग है, दूसरी साइड में कुछ नहीं है। जैसे बड़ा सा पेपर हो, उसमें किसी एक साइड में बच्चा एक पेड़ बना दे बड़ा सा और बाकी पूरा का पूरा पेपर खाली छोड़ दे, तो वो हमारी आंखें उस चीज़ को कंपोज नहीं कर पाती हैं, बैलेंस नहीं कर पाती है, थोड़ा सा अटपटा लगता है देखने में। तो बैलेंस कैसे होता है, अगर लेफ्ट में कोई बड़ी चीज़ बनाई है तो राइट को खाली ना छोड़ो, वेट बैलेंस करने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्ट उस साइड में बना देने चाहिए। फिर संयोजन का आगे जो आता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है, जब हमारी दो से तीन चीज़ें एक दूसरे को टच करती हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से टच होती हैं। ओवरलैपिंग का मैंने ये भी बताया था कि ओवरलैपिंग के दो यूज़ होते हैं। ओवरलैपिंग के दो यूज़ होते हैं, मैंने कलर व्हील में बताया था। पहला होता है न्यू शेप बनाने में, न्यू शेप बनाने में, और दूसरा ओवरलैपिंग का यूज़ होता है न्यू कलर बनाने में। अगर हम ये प्लास्टिक की शीट हो हमारे पास में, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की, और उसको जब हम ओवरलैप कराएंगे तो इसके बीच का जो पार्ट होगा वो हमें जो है वो हल्का सा वॉयलेट कलर का दिखाई देगा। वॉयलेट कलर का क्यों दिखाई देगा, क्योंकि ये ओवरलैप करते हैं जब दो कलर तो तीसरा कलर हमको दिखाई देता है। और जब दो शेप ओवरलैप करती हैं, जैसे ये ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ये बीच में हमारा जो शेप बनी है कौन सी बन गई, ये ट्रायंगल बन गई। ऐसे ही हम लोग सर्कल के साथ में रेक्टेंगल ले लेते हैं जब, तो सर्कल के साथ में जब रेक्टेंगल रखते हैं तो ये हमारा सेमी सर्कल बन जाता है। तो न्यू शेप बनाने के लिए और न्यू कलर बनाने के लिए ओवरलैपिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आर्ट में वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी क्यों होनी चाहिए, मोनोटोनी को तोड़ने के लिए। मोनोटोनी क्या होती है ये भी मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था, जब हम सिंगल कलर के अलग अलग शेड का या टिंट का यूज़ करते हैं। जैसे एक डार्क रेड है और लाइट रेड है, हमने सारी चीज़ें रेड कंपोजिशन में ही बना दी,
कोई डार्क रेड है, कोई लाइट रेड है, कोई और उससे भी रेड का टिंट ले लिया, कोई रेड का हमने शेडो ले लिया। तो उसको तोड़ने के लिए वैरायटी होनी चाहिए कि अगर हमने कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट की का ड्राइंग किया है या हमने स्टिल लाइफ आर्ट किया है तो उसमें कलर वैरायटी होनी चाहिए कि लाल, हरा, पीला, नीला, काला, गुलाबी, सफ़ेद, मतलब वैरायटी होनी चाहिए। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट होता है कि वो हमारे ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा 3D लुक दे देता है। बैकग्राउंड क्या करता है, ऑब्जेक्ट को 3D लुक दे देता है, उभार कर लाता है। कि अगर हमने ब्लैक कलर का कुछ बनाना है तो बैकग्राउंड हमें उसका वाइट कलर या ब्लैक का अपोजिट कलर वाइट ही होता है, वाइट कलर का रखते हैं तो वो ज़्यादा कंट्रास्ट दिखाई देता है। अगर हमें रेड कलर का ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम उसके बैकग्राउंड को लाइट येलो, लाइट ग्रीन या लाइट ब्लू कर देते हैं तो रेड हमको जो है वो कंट्रास्ट दिखाई देता है। ठीक है, फोकल पॉइंट प्लस बैलेंस बराबर प्लस ओवरलैप, ये 3 चीज़ें हमारी ड्राइंग में मेन होती हैं। ये ऐसे फॉर्मूला लिख दिया, ये तुम लोग डिस्क्रिप्टिव में यूज़ कर सकते हो सेम ऐसे उठा करके। फिर केवीएस में हम लोगों को केवीएस के हिसाब से जो पैडागॉजिकल अप्रोच है, पैडागॉजिकल अप्रोच वो भी जान लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो विजुअल आर्ट से सिर्फ ये पूछे कि कलर कितने तरीके के होते हैं। हो सकता है डिस्क्रिप्टिव में आपसे ये पूछ दे कि विजुअल आर्ट शिक्षण की कितनी विधियाँ होती हैं, या विजुअल आर्ट्स के एक विजुअल आर्ट शिक्षक होने के नाते आपके क्या क्या कर्तव्य हैं, या विजुअल आर्ट शिक्षक होने के नाते आप एक छात्र को किस तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, पैडागॉजी तो उसने नहीं दी है कि पैडागॉजी पूछेंगे, लेकिन वो पूछ तो कुछ भी सकता है क्योंकि पहली बार डिस्क्रिप्टिव होने जा रहा है, टीचर्स को खुद नहीं पता है क्या हो रहा है। तो मेरा प्रयास यह है कि एज मच एज आई कैन उतना कवर कर लो कि पेपर देते समय ये ना लगे कि अरे ये तो मैंने नहीं पढ़ा। ज़्यादा पढ़ लेने से नुकसान नहीं है, नुकसान होता है कम पढ़ने से। ठीक है, पहला तो मेथड होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि टीचर बोर्ड पे खुद बनाता है, जैसे मैंने बोर्ड पे खुद ऐसे कुछ भी शेप बनाया, मैंने बच्चों से कहा बच्चों बनाओ। ठीक है, या फिर मैंने बच्चों से कहा कि अच्छा बताओ ये क्या है, ये ऐसे लाइन खींची, ये क्या है, तो बच्चा बताएगा सर लाइन है, रेखा है, कुछ भी बताएगा। फिर मैंने एक और लाइन खींची, मैंने कहा अच्छा आप बताओ क्या है, तो कुछ बच्चा एंगल भी बता सकता है, कुछ बच्चा ये भी कह सकता है कि सर 90 डिग्री पे 2 लाइन है। फिर मैंने ऐसे तीसरी लाइन खींची, कुछ बच्चा कुछ भी बताएगा। फिर ऐसे फिर मैं बच्चों को बताऊंगा ये बच्चा इसको जब 4 लाइनें घेर लेती हैं तो इसको चतुर्भुज कहते हैं, इंग्लिश में इसी को हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। अच्छा बताओ तुमने ऐसा कुछ देखा है रेक्टेंगल टाइप का कोई चीज़, तो कुछ बच्चा बताएंगे हाँ सर मेरे घर में दरवाज़ा ऐसा है। हो सकता है कुछ बच्चे बताएंगे सर मैं मेरे पास में किताब है वो भी इसी शेप की है। कुछ बच्चा बताएगा मेरा ज्योमेट्री बॉक्स इस शेप का है। ठीक है, तो ये प्रदर्शन मेथड होता है, डेमोन्स्ट्रेशन विधि, जिसमें टीचर खुद बच्चों के सामने प्रदर्शित करता है चीज़ों को। दूसरी खेल विधि होती है। खेल विधि में क्या होता है, हम बच्चों को 3D ब्लॉक दे देते हैं, फिर बच्चों से कहते हैं बनाओ बेटा इससे क्या बनाना है। तो कुछ बच्चों ने ये इस तरीके से ब्लॉक रख के ये बनाया, तो हमने पूछा ये क्या है, तो बच्चों ने कहा सर मीनार है। किसी ने बताया कि ये तो सर किला है, सर ये तो घर जैसा लग रहा है। तो ये खेल विधि होती है कि हम बच्चों को खेल खेल में समझाते हैं। फिर हम बच्चों को बताएंगे अच्छा हम अगर 2 क्यूब को आपस में जोड़ दें तो ये बड़ा सा क्यूब बन जाएगा, तो बच्चे बताएंगे हाँ सर ये तो क्यूब बन जाएगा। फिर हम बताएंगे नहीं बेटा अगर ये सारी लाइन बराबर नहीं है तो इसको क्यूब नहीं क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो खेल विधि में बच्चा सीखेगा, बच्चे को याद रहेगा अच्छा 2 घन अगर जोड़ दिए तो ये लाइन बड़ी हो जाएगी, तो अब ये क्यूब नहीं होगा ये क्यूबॉइड हो जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है, इसमें बच्चे को हमें आंसर नहीं देना है। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है कि क्वेश्चन टीचर पूछता है और आंसर बच्चा देता है, कि हम बच्चे से कुछ भी पूछ सकते हैं कि बताओ इस साइड गलत लग रही है क्या। तो बच्चा देखेगा बताएगा कि हाँ सर जी ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से रोशनी पड़ रही है। तो हम कहेंगे तो फिर क्या करें, तो बच्चा बताएगा कि सर एक तरफ से रोशनी आएगी तो दूसरी तरफ जो है शैडो पड़ेगी सर इसकी। जैसे मैंने एक गोला बनाया, मैंने कहा कि अच्छा बताओ इसमें शैडो किधर पड़ेगी, तो बच्चा बताएगा सर रोशनी इधर से आ रही है, अगर रोशनी इधर से आ रही है तो सर शैडो इधर पड़नी चाहिए। फिर हम कहेंगे अच्छा देखो इतनी बड़ी शैडो ठीक है। फिर बच्चा बताएगा नहीं सर ये तो गोले की शैडो लाइन कैसे होगी, गोले की शैडो तो हल्की सी सर गोल शेप में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्नोत्तर विधि होती है जहाँ पे टीचर बच्चे से प्रश्न पूछता है और बच्चा उसका उत्तर देता है। सेल्फ एक्सप्रेशन क्या होता है, इसमें हम बच्चे को ही सब कुछ छोड़ देते हैं, इसमें हम बच्चे पे सब कुछ छोड़ देते हैं। क्यों हम बच्चे के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, क्योंकि स्व अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन, बच्चा खुद को अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो बच्चा जो है वो आगे चल करके सोसाइटी में सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो दब्बू बन जाएगा। अगर एक बार बच्चा टीचर से डरना शुरू कर देता है तो फिर लगभग सबसे डरने लगता है। बड़े होकर बच्चा बोल नहीं पाएगा, अपने अंदर की बातों को दूसरे के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो अगर बच्चे ने कुछ गलत किया है, बच्चे ने शैडो नहीं बनाई तो हवा में सेब उड़ रहा है, नीचे उसने मान लो कोई सेब बनाया उसके नीचे सरफेस नहीं बनाई, टेबल नहीं बनाया, तो हम उससे कह सकते हैं अच्छा तुम्हारा सेब तो भैया हवा में उड़ रहा है बेटा। तो बच्चा बताएगा हाँ नहीं सर, तो हम उससे बच्चे से पूछो कि क्यों तुमने अच्छा टेबल क्यों नहीं बनाई, तुम्हें क्या लगा सेब हवा में उड़ता है। तो बच्चा बताएगा कि अच्छा सर टेबल भी बनानी होती है। फिर हो सकता है वो टेबल सेब के बराबर ही बना दे, जिससे इतना बड़ा सेब है इतनी बड़ी टेबल बना दे। तो हम उससे फिर पूछेंगे कि अच्छा तुम्हें कहीं क्यों लगा कि टेबल इतनी छोटी होती, टेबल तो बहुत बड़ी होती है और उसमें सेब छोटा सा होता है। तो ये बच्चे को एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है, क्विक रिवीजन कर लो भैया। 4 चीज़ें होती हैं, POLS, प्रपोर्शन, अनुपात, जो मैंने बताया कि सारे ऑब्जेक्ट जो हैं प्रपोर्शन में होने चाहिए, कि कौन बड़ा कौन छोटा। जो रियल लाइफ में बड़ा है वो हमारी ड्राइंग में भी बड़ा दिखना चाहिए, रियल लाइफ में जो छोटा है वो ड्राइंग में भी छोटा दिखना चाहिए। ऑब्जर्वेशन, कि बच्चे को ऑब्जर्व करने दो चीज़ों को, कि उसमें ऑब्जर्व में कैसा शेप है उसका, कि घड़ी है तो ये घड़ी हमको क्या दिख रहा है, हमको सर्कल दिख रहा है। अब मैं घड़ी बनाने से पहले सर्कल खींचूंगा, फिर सर्कल एक और खींचूंगा, फिर सर्कल बन गया, बस घड़ी की मेरी आउटलाइन तैयार हो गई। अगर मुझे ये ड्राइंग बोर्ड बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले एक रेक्टेंगल खींचूंगा, फिर मैं ये ड्राइंग बोर्ड बन गया रेक्टेंगल का। बेसिक शेप बच्चों को ऑब्जर्व करने दो। लाइट एंड शेडो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं बता चुका हूँ। फिर स्केचिंग क्या होता है, स्केचिंग हमारा सबसे लास्ट पार्ट होता है। इतना सब करने के बाद में अब हम अपनी पेंसिल उठा करके ड्राइंग करना शुरू कर सकते हैं। दुनिया में कुछ भी स्टिल नहीं है, पृथ्वी घूम रही है, लाइट बदल रही है। आर्ट सिर्फ उस 1 सेकंड के अंश को फ्रीज करने का तरीका है, ठीक है। क्योंकि स्टिल लाइफ हम इसको किस लिए कहते हैं, कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा के लिए रुकी हुई ही है, लेकिन हम अपनी ड्राइंग में उस एक चीज़ को रोक के फ्रीज कर लेते हैं, इसीलिए उसको हम लोग स्टिल लाइफ कहते हैं। स्टिल लाइफ आर्ट किसको कहते हैं, कि अगर किसी चीज़ में लाइफ है या नहीं भी है तो हम उसको क्लिक करने के बाद में वो स्टिल हो जाती है। पुरानी फ़ोटोज़ जो होती हैं वो भी हमारी क्या है, स्टिल लाइफ ही होती हैं। कि एक पुरानी तस्वीर में कोई मुस्कुरा रहा था, अब उस शख्स को मैं आईने में देखता हूँ, ठीक है। तो सफलता की ओर अगला कदम, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। KVS के लिए आप लोगों को अभी से बेस्ट ऑफ लक। खूब पढ़ाई करो, नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और वीडियो को शेयर करो, ठीक है। इस वीडियो को 3 लोगों को शेयर करो, उन 3 लोगों से कहो कि आगे 3 लोगों को शेयर करें, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम के चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पे ग्रुप की लिंक भी है। अगर कुछ कन्फ्यूज़न आ रहा है या कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, किसी सब्जेक्ट में कुछ हेल्प चाहिए, तो आप उस ग्रुप पे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को वहाँ पे एज मच एज आई कैन, हो सकता है उतना मैं आप लोगों की हेल्प कर दूँगा। और बाकी ई बुक के बारे में आप बता दीजिए कि क्या कितना क्या प्राइस मुझे उसका रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फ्री में मैं चाहता हूँ मैं फ्री में दे दूँ, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है ना कि फ्री में मैं दे दूँगा अगर, तो फिर उसकी उतनी वैल्यू नहीं रह जाती है चीज़ की। फ्री में मिली हुई चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए मतलब बहुत नॉमिनल सा प्राइस मैं रखूँगा, जो भी तुम लोग बता दोगे, 40 रुपये, 30 रुपये, इस तरीके से बस। और उसमें मैं प्रोवाइड सब करा दूंगा। मैंने बताया डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस भी मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ, और हो सकता है कि मैं थोड़ा सा और मेरा मतलब मेरी खुद की प्रिपरेशन हो जाए, जिस जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसके बाद में हो सकता है मैं तुम लोगों के डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को चेक भी कर दूँ। मैं तुम लोगों से बोल दूंगा कि हाँ ठीक है, आप डिस्क्रिप्टिव की मुझे फ़ोटो क्लिक करके भेज दीजिए टेलीग्राम पे ही ग्रुप में। मैं चेक करके उसमें मार्किंग भी कर दूंगा, कहाँ कहाँ पे गलतियाँ आ रही हैं वो मैं एज मच एज आई कैन मैं उतना कर दूंगा तुम लोगों के लिए। बस यह है कि पढ़ते रहो, ईमानदारी से अपने लिए ईमानदार बनो, किसी दूसरे के लिए नहीं, किसी को दूसरे को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, अपने लिए ईमानदार बन के पढ़ना है।